नमस्कार जनता, स्वागत आपका। मैं हूं योगेंद्र, आप देख रहे हैं खास खबर। खास खबर में बात करेंगे खास मुद्दे की, और मुद्दा है राजस्थान का अंतरिम बजट। जो तो अंतरिम बजट एक संवैधानिक बाध्यता भी है, फाइनेंस को मैनेज करने के लिए हमारे यहाँ परंपरा भी है और कानून भी है। लेकिन अंतरिम बजट को राजनीतिक दल जब सामने कोई अवसर होता है तो उससे बुनाने से भी नहीं चूकते हैं। मसलन उसमें अनाउंसमेंट कर सकते हो, जनता के बीच एक मैसेज देने की कोशिश करते हो। खासकर कब अंतरिम बजट आता ही तभी है जब या तो आपकी सरकार चुनाव में जा रही हो उस राज्य में, या फिर चुनाव हो चुके हो और आपके पास में पूरा फाइनेंशियल ईयर आने में अभी टाइम है और आपको एक रिमेनिंग टाइम जब तक आपको खर्चे करने उसके लिए पैसा लेना है। लेकिन अब इस पे ध्यान इस वजह से लाजमी होगा करना कि लोकसभा का चुनाव सामने है और सरकार गारंटी वाला बजट पेश करेगी। ऐसे में अगर मोदी साहब के जो 4 वर्ग हैं, महिला, किसान, युवा और मजदूर, तो हमारे साथ एक्सपर्टीज का एक पैनल बैठा हुआ है। हमारे साथ जीडी व्यास साहब, बजट विश्लेषक और बजट विशेषज्ञ हैं। हमारे साथ श्याम सुंदर शर्मा साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। राजीव जैन साहब, वरिष्ठ पत्रकार हैं। सभी का स्वागत है। मैं व्यास साहब आपके पास में आना चाहूंगा। अंतरिम बजट है, लेकिन फिर भी सरकार के पास में एक अपॉर्चुनिटी होती है जिसे बुनाने की कोशिश की जाती है और बुनाना भी चाहिए, बुनाते भी हैं। तो अंतरिम बजट यूं तो एक देखें कि 20 साल बाद एज ए फाइनेंस मिनिस्टर को बजट पेश करेगा। पहले मिनिस्टर तो फाइनेंस थी, लेकिन वो मुख्यमंत्री करते थे। मुख्यमंत्री के पास ही फाइनेंस रहा, तो फाइनेंस मिनिस्टर के नाते वही करते रहे। अब 2 दशक के बाद में ये बजट पेश होगा, तो क्या लगता है आपको कि कुछ फोकस किए जा सकते हैं कि मेजर अनाउंसमेंट से, या कुछ सरकार को ध्यान देना चाहिए? योगेंद्र जी, एक बात तो मैं ये निवेदन करूं कि बजट एक एस्टिमेट होता है जिसमें इस बात की परिकल्पना की जाती है कि कितना आएगा रिसीट के माध्यम से और कितना खर्च किया जाएगा। और ये बजट चूंकि अंतरिम बजट है, इसलिए एक निश्चित काल के लिए आमदनी और खर्चे का एस्टिमेशन किया जा रहा है। यानी एक बात बहुत साफ है कि यहाँ पर आमदनी पे भी फोकस किया जाएगा। और आमदनी का मतलब रेवेन्यू नहीं होता। आमदनी का मतलब है कितना पैसा हमें इंटरनेशनल एजेंसियों के माध्यम से मिलेगा, ग्रांट के रूप में या लोन के रूप में। कितना पैसा हमको भारत सरकार से मिलेगा ग्रांट के रूप में या लोन के रूप में, और कितना पैसा हम अपने रिसोर्सेज से अवेलेबल कराएंगे, जिसे हम टैक्स कह सकते हैं, जिसे हम रेवेन्यू कह सकते हैं, या कोई और बात कह सकते हैं। तो जहां तक पहले पक्ष का सवाल है, मेरा अपना मानना है कि जैसा आपने भी फरमाया कि चुनाव आने वाले हैं, और जैसा आपने भी फरमाया कि ये बजट निश्चित रूप से अंतरिम होने के साथ साथ एक ऐसा बजट है जो नई सरकार का अपना विजन क्या है उसको भी प्रस्तुत करना चाहेगा। तो टैक्स लगने का जहां तक सवाल है, मुझे नहीं लगता कि किसी तरह का कोई टैक्स लगाया जाएगा। अब हम एक्सपेंडिचर की बात कर लें तो 3-4 बातें हमें ध्यान रखनी होगी। कुछ नए समझौते हुए हैं, जैसे ईआरसीपी का समझौता हुआ। निश्चित रूप से उसके लिए एक हैवी बजट यहाँ पे रखा जाएगा। आपने जैसा कहा कि मोदी जी ने जो पूरा बजट फोकस किया था वो महिला पर, गरीब पर, किसान पर और युवा पर किया था। निश्चित रूप से यहाँ पे भी ये बात होगी। जो सोलर एनर्जी को लेकर के सोलर का प्रोजेक्ट, 1 करोड़ लोगों को सोलर रूफ लगाने का प्रोजेक्ट है, उसके ऊपर फोकस होगी, उसके लिए भी बजट रखा जाएगा। और आपको ध्यान हो, आज ही सुबह एक ऑर्डर निकाले गए विभिन्न कंपनियों के द्वारा, जिसमें यह कहा गया कि अब सोलर आम आदमी भी ज्यादा कैपेसिटी का लगा सकता है, जिसके लिए पहले 10 किलोवाट तक की परमिशन हुआ करती थी। और यह भी निकाला गया है, और नहीं निकाला गया तो अब निकाल दिया जाएगा कि इसको बेचा भी जा सकेगा। क्योंकि अल्टीमेट जो मोदी जी का सोच है वो ये है कि 1 करोड़ लोग 300 यूनिट बिजली तो अपने पास रखेंगे, और बाकी की बिजली यूं की यूं एनर्जी कॉर्पोरेशन को बेचा करेंगे। तो एक ये बात हुई। इसी तरह यहाँ पर भी कुछ घटनाएं नई सरकार आने के बाद भी हो रही है, जहां महिला उत्पीड़न से लेकर के और कई तरह की घटनाएं हो रही है। निश्चित रूप से एक कानून के माध्यम से भी और बजट के माध्यम से भी और कई माध्यमों से इस बात को रखने की चेष्टा की जाएगी कि हम ये घोषित करते हैं कि हम इन सब के लिए काम करेंगे।
इसलिए मेरा मानना है कि ये बजट और अंतरिम बजट के लिए केवल इतना ही नहीं होगा कि हम ये 3 महीने के लिए या 4 महीने के लिए पैसा ले रहे हैं, बल्कि ऐसा भी होगा जिसमें कुछ घोषणाएं ऐसी की जाएगी जो कहीं ना कहीं जन लुभावनी होगी। और जैसा मोदी जी ने अपना बजट पेश किया था, उसमें किसी तरह की कोई घोषणा नहीं थी, लेकिन एक रोड मैप तय किया था कि हम आने वाले टाइम में इन पे खर्च करेंगे। और मैं निवेदन करूं, ये एक बहुत बड़ी सुविधा होती है जब सरकार प्रिंसिपल बता देती है और रूल्स अपने या गाइडलाइन अपने अनुसार समय की आवश्यकता के अनुसार बनाती रहती है। योगेंद्र जी, राजीव जी, क्या लगता है आपको कि मोदी की गारंटियों की बात होगी? क्योंकि पहले किसने क्या किया, मुझे नहीं लगता कि बजट में बहुत ज्यादा। अंत्योदय की बात आएगी तो भैरव सिंह शेखावत का नाम आ सकता है, अन्नपूर्णा रसोई के एक्सटेंशन की बात आएगी तो वसुंधरा राजे का जिक्र आ सकता है। बाकी मुझे नहीं लगता कि कुछ ऐसी योजनाओं का कोई ज्यादा जिक्र होगा, तो यहाँ गारंटी वाली बात चलेगी। तो ऐसे में कुछ ऐसा अनाउंसमेंट हो सकता है जिसको लेके कहा जा सके कि इलेक्शन के दरमियान मोदी ने इन चीजों की चर्चा की थी, तो हमने तुरंत में ही अंतरिम बजट होने के बावजूद भी गारंटी दी है। देखिए योगेंद्र जी, निश्चित रूप से आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं वो तो मेरे को लगता है कि वो हो जाएगा। जैसे पेट्रोल डीजल में जो दरों की कमी है, वो चुनाव से पहले भी भाजपा ने बड़ा मुद्दा बनाया था, प्रधानमंत्री जी ने भी उसका जिक्र किया था, और भाजपा का चुनाव में कोर इशू भी वो रहा था कि कैसे लोगों को राहत दी जाए। तो निश्चित तौर पर जो मुझे लगता है कि पेट्रोल डीजल के दामों में कमी का, राहत का, मतलब आम जनता को ये सौगात भाजपा सरकार दे सकती है, क्योंकि चुनाव भी नजदीक है, लोकसभा चुनाव भी है। भाजपा शुरू से कहती आती रही है, इस मुद्दे को उठाती रही है। तो एक तो ये चीज हो सकती है। एक जो मोदी जी के 4 वर्ग जो उन्होंने सेलेक्ट किए उसमें महिला वर्ग है। जैसे लखपति दीदी योजना जो है वो केंद्र सरकार की योजना है, तो उसका विस्तार राजस्थान में किस रूप में हो, तो एक उस के बारे में भी कोई एक अच्छी चीज या नई चीज सामने आ सकती है, उसका विस्तार किया जा सकता है, उसमें ज्यादा से ज्यादा महिलाओं को जोड़ा जा सकता है। तो महिला वर्ग को राहत देने के लिए, युवा वर्ग के लिए बेरोजगारी वाली या कुछ इस तरीके की जो चीजें हैं, उसमें कहीं सरकारी भर्तियों का सरकार वो कर सकती है। और रोजगार उपलब्ध, जैसे भी व्यास जी भी कहते थे, सोलर वाला जो एक रूफटॉप वाला सोलर का जो भारत सरकार का एक नई चीज है, वो राजस्थान उसका बहुत बड़ा हब है। तो यहाँ बड़े पैमाने पर सोलर प्लांट भी जो लग रहे हैं या जिनकी मंजूरी बकाया है, उसमें भी कहीं ना कहीं राहत या सहूलियतें दी जाती हैं। जो उद्योगपति जो उन चीजों को लगाते हैं, जैसे अडानी ग्रुप सबसे ज्यादा ग्रीन एनर्जी के क्षेत्र में काम करता है, उसके राजस्थान में भी बहुत प्रोजेक्ट चल रहे हैं और बहुत से पेंडिंग भी हैं, पिछली सरकार के समय पेंडिंग थे। तो शायद उनकी मंजूरी के लिए भी कोई नीति की या उस तरीके की चीज आए और लोगों को भी आकर्षित किया जा सकता है उसमें, उस क्षेत्र में। तो इस तरीके की योजनाएं, ईआरसीपी के लिए का बजट का प्रावधान तो 10% ही बजट का प्रावधान रखना, और ये 5 या 6 साल में पूरी होनी। तो इस 1 साल का उसके लिए क्या प्रावधान किया जा सकता है? निश्चित तौर पर अंतरिम बजट है तो 4 महीने का ही खर्चे का अधिकार विधानसभा से सरकार लेगी, तो वो आसानी से मिल जाएगा। पूर्ण बजट तो जुलाई में आने की संभावना है, तब और भी घोषणाएं तब होंगी। लेकिन अभी जो अंतरिम बजट आ रहा है, तो इसमें निश्चित रूप से कहीं ना कहीं भाजपा ने जो चुनाव से पूर्व जो जिनको वादे किए थे, जिस तरीके के वादे किए थे, उसमें कहीं राहत देने वाली चीजें हैं, वो हमारे सामने आ सकती हैं कल। और जहाँ हमारी जी राजीव जी, वापस आऊंगा आपके पास में। श्याम जी, आपके पास में आना चाहूंगा मैं। आपको लगता है कि अंतरिम बजट के जरिए एक इस तरह का मैसेज जा सकता है कि भजनलाल सरकार किस ट्रैक को पकड़ना चाहती है, किस दिशा को तय करना चाहती है? एक बानगी ले सकते हैं हम इसके माध्यम से? देखिए योगेंद्र जी, निश्चित तौर पर आपका वीडियो नहीं, श्याम जी आपका वीडियो नहीं आ रहा। थोड़ा जी आ रहा है, वीडियो तो आ रहा है। वीडियो नहीं दिखाई दे रहा आपका, वीडियो पॉज रखा है। मैं अभी कराता हूं बात में, जब तक वापस राजीव जी से एक मेरा सवाल होगा। और राजीव जी, लगता है आपको अंतरिम बजट के माध्यम से एक ट्रैक शो करने की कोशिश की जाएगी कि ये ट्रैक होगा हमारा और इस दिशा में हम आगे बढ़ेंगे? निश्चित रूप से सरकार अपना एक विजन तो देगी, क्योंकि नई सरकार है, उसको 2 महीने ही हुए हैं। लेकिन विजन के रूप में आप और हम सब जानते हैं कि केंद्र सरकार भी भाजपा की है, डबल इंजन की सरकार है।
अभी केंद्र सरकार का जिस तरीके की नीतियां सामने आ रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये सरकार उसी के रास्ते पे चलेगी। और जी जिस तरीके से केंद्र सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूती पे ज्यादा जोर दिया है, और जो हमारी वित्त मंत्री हैं, जो डिप्टी सीएम दिया कुमारी, उनका जोर भी पिछले जब से उन्होंने मंत्री पद संभाला है, उन्होंने जो विभागीय मीटिंगें ली हैं या जो सार्वजनिक कार्यक्रमों में उनके बयान आए हैं, उनसे एक चीज साफ जाहिर होती है कि कहीं ना कहीं वो जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसकी मजबूती पे उनका जोर ज्यादा रहा है। तो बिल्कुल राजू जी, ये माना जा सकता है कि मेट्रो को विद्याधर नगर की ओर डाइवर्ट किया जा सकता है, उसे बढ़ाया जा सकता है, कुछ मान सकते हैं हम, या उसके लिए कुछ सर्वे के लिए या कुछ ना कुछ उसका जिक्र आ सकता है इसमें? बिल्कुल आ सकता है, क्योंकि विद्याधर नगर जो फाइनेंस मिनिस्टर है, डिप्टी सीएम, उनका निर्वाचन क्षेत्र भी है, तो उसको कहीं ना, और डिमांड भी कई बार जर्नलिस्टों ने लिखा भी है कि सीतापुरा से आप अंबावाड़ी को जोड़िए, विद्याधर नगर को, वीकेआई को जोड़िए, तो आई थिंक ज्यादा आपको ट्रैफिक मिलेगा और बेनिफिट होगा। मैं वापस आता हूं आपके पास में, श्याम जी के पास में जाना चाहूंगा। श्याम जी, क्या लगता है आपको? सरकार का होता है खैर विजन, एक फाइनेंस मिनिस्टर बेशक पेश करे, लेकिन सरकार क्या चाहती है, होता वही है, कटु सत्य तो यही है। तो इस अंतरिम बजट के माध्यम से एक दिशा की ओर ले जाने की कोशिश करेगी भजनलाल सरकार कि हाँ, इस दिशा को हमें तय करना है। देखिए योगेंद्र जी, सरकार का पहला लेखा अनुदान भी और पहला दिशा निर्देश देने का भी काम करेगी। ये बात सही कि पहली बार वित्त मंत्री हैं जो दिया कुमारी सरकार की ओर से पेश करेंगी। 4 महीने का खर्चा वर्चा तो पेश करेंगी, लेकिन साथ साथ आगे वाला विजन दिखाने का प्रयास होगा। देखिए सबसे बड़ी चीज ये कि जब आपने चुनाव लड़ा था तो कुछ घोषणाएं की थी आपने, और उस घोषणा को लेकर पुरानी पेंशन योजना को लेकर के क्या कुछ निर्णय करने वाले हैं, क्योंकि देखिएगा जिस प्रकार से विजन दिखाना ही पड़ेगा आपको। क्या आप आंध्र प्रदेश के स्टाइल पर लाना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, इस पे निश्चित रूप से कोई ना कोई आपको बताना पड़ेगा इसके अंदर के किस प्रकार के आप क्या करना चाहते हैं। इसके अलावा देखिएगा कि कुछ घोषणाएं की, जैसे 30,000 लखपति दीदी हमको बनानी है यहाँ पर, तो उसकी घोषणा निश्चित रूप से आएगी। और आज मैं प्रधानमंत्री को राज्यसभा के अंदर जो राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद जो जवाब दिया, उन्होंने जो कुछ भविष्य का तय क्या कर रही है भाजपा सरकार, आने वाले समय में क्या कुछ करने वाली है, उस विजन को निश्चित रूप से मैं तो मानता हूं कि उसको शामिल करने की जरूरत इसलिए पड़ेगी क्योंकि आपको उसी के आधार पर एलोकेशन होगा। ग्रीन एनर्जी वाली बात है, राजस्थान ग्रीन एनर्जी की देखिएगा, गत दिनों जिस तरह से भजनलाल सर जब बोल रहे थे अभिभाषण के बाद, तो ग्रीन एनर्जी को लेकर के कह रहे थे कि हमारा हर घर 300 यूनिट पैदा करेगा और ज्यादा करेगा, तो फिर उसको जो प्रधानमंत्री जी ने लोकसभा में या राज्यसभा में कहा, वो की वही बात वो कह रहे थे कि जिस प्रकार से हम क्या करना चाहते हैं उसको हिसाब से। तभी तो मैं कह रहा था कि ये मोदी की गारंटी वाला बजट कहा जा सकता है। बिल्कुल, मोदी की गारंटी में जो 4 जाति उन्होंने बताई थी, वो गरीब, किसान, युवा, महिला, वो सब चीज नजारा देखने को मिलेगा निश्चित तौर पर, और वो सब कहा जाएगा। देखिएगा कि आपने क्या कुछ किया और क्या कुछ करने वाले हैं, क्योंकि देखिए लोकसभा का चुनाव लड़ना है आपको और राजस्थान में चुनाव लड़ना है, तो ऐसी स्थिति में वेट के मामले को लेकर तो हो सकता हो कि कहते कि कमेटी बनाएंगे और हम घोषणा करेंगे जो भी कुछ करना होता है, क्योंकि आपने कैबिनेट की बैठक दूसरी की नहीं। अगर कैबिनेट की बैठक दूसरी की होती तो आपको फिर वेट के ऊपर कोई ना कोई निर्णय लेना पड़ता, क्योंकि इससे सीधा तौर पर फाइनेंस के ऊपर सीधा असर जाता है। तो और देखिएगा हमारे ऊपर जितना कर्जा है, वो सब चीजें कर्जे के ऊपर कितना हम कैसे क्या कर पाएंगे। और आवास योजना की बात, पीएम आवास के साथ साथ मुख्यमंत्री आवास की बात भी आएगी, तो मुख्यमंत्री आवास के लिए क्या करना चाहते हैं। किसानों की सम्मान निधि हम 2,000 बढ़ा करके देंगे, जो 6,000 मिलती है उसको हम 8,000 करेंगे। तो देखिए जिस प्रकार से हम स्टेप बाय स्टेप बढ़ाएंगे। और जो उन्होंने फिर ये कहा था कि हम जो गरीब जैसे बुजुर्गों को जो पेंशन देते हैं उसमें 125 रुपए का इजाफा कर रहे हैं, उस पर क्या आएगा, वो सारी चीजें जिस प्रकार से अस्पताल में गरीब को कैसे सुविधा मिले। अब देखिए अभी तो आयुष्मान योजना के तहत कैसे कैसे जोड़ा जाए, वहां पर आशा सहयोगिनियों को जोड़ा है, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को जोड़ा है, तो हम यहाँ राजस्थान में भी जोड़ेंगे, क्योंकि वही चीजें जो दिल्ली में कर रहे हैं वो यहाँ करने की स्थिति बात हो रही है। नेशनल फार्मिंग वाली बात आएगी कि, और देखिए किसानों को हम पशु अच्छे नस्ल का देने के लिए
अनुदान देने की बात भी कर सकते हैं कि जब तक हम पशु अच्छे नहीं देंगे तो दूध का उत्पादन कैसे बढ़ेगा। और जिस तरह से हम जो करें नेचुरल फार्मिंग राजस्थान में बढ़ाने का अधिक चांस मिलता है, तो वो जिस प्रकार से किसानों के और पाइपलाइन गैस से पाइपलाइन देने का राजस्थान में कोटा जुड़ चुका है। 3-4 शहर जयपुर में काम चल ही रहा है, आपने तेज गति से आपने देखा होगा। रिसर्च को बढ़ाने के बाद स्टार्टअप को कैसे बढ़ाया जाए, राजस्थान में ज्यादा से ज्यादा स्टार्टअप कैसे आ जाए, ये सब, और नल से जल योजना का जो हमारे यहाँ चले पुराने घोटाले तो हुए होंगे, लेकिन आने वाले समय में किस प्रकार से इसको बढ़ा करके हम क्या कुछ लेना चाहते हैं, ये सब चीजें आपके सामने देखने को मिलेगी। और मैं वापस आऊंगा सर आपके पास में, क्योंकि मोदी की गारंटी की बात की जा रही है। विजन केंद्र का भी राजस्थान के अंतरिम बजट पे झलक सकता है। बहुत ज्यादा घोषणाएं उस तरह की नहीं की जाएंगी ताकि जनता यकीन नहीं कर सके। और ये जरूर है कि ये बताया जाएगा कि कुछ तबके को, वर्ग को छूने की कोशिश जरूर की जाएगी। श्याम जी सही कह रहे थे, चिरंजीव योजना की समीक्षा करके आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री योजना, आयुष्मान मुख्यमंत्री योजना उसका नाम रखा जा सकता है। यहाँ टूरिज्म सर्किट को प्रमोट करने के लिए योजना आ सकती है, क्योंकि खुद के पास में पर्यटन भी है, वित्त मंत्री के पास में आशा सहयोगिनी और आंगनवाड़ी केंद्र है, उन पे फोकस किया जा सकता है। गरीब की अगर बात की जाएगी तो उनके आवास की बात की जा सकती है। कुछ ऐसी चीजें हैं, टैब और लैपटॉप, साइकिलें, ये छात्र और छात्राओं के हाथ में कैसे पहुंच सकते हैं, इसको लेकर के जिक्र किया जा सकता है। मैं एक बार फिर व्यास साहब का रुख करना चाहूंगा। सर, लगता है आपको कि बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट जैसे यूनियन गवर्नमेंट के अंतरिम बजट में नहीं हुआ, तो ऐसे यहाँ पे घोषणाएं तो नहीं होंगी, लेकिन छोड़ा भी नहीं जाएगा अवसर को, ऐसा मान के चल सकते हैं? सर, मैं एक निवेदन करूं कि आप पिछले साल के विधानसभा के चुनावों का समय देख लीजिएगा, हमेशा लगभग यही समय होता है। और जब भी नई सरकार आती है तो पूरा बजट लेकर के आती है। ये पहली बार हो रहा है कि राजस्थान जीतने के बाद भी भारतीय जनता पार्टी अंतरिम बजट लेकर के आ रही है, या कहें कि नई सरकार अंतरिम बजट लेकर के आ रही है। ये इसलिए किया गया कि इनका ये मान के चलना था, मेरा अपना सोच है ये, कि इनका ये मान के चलना था कुछ चीजें हम डबल इंजन के नाम से कमिटमेंट करवाएंगे भारत सरकार से। कुछ समझौते जो भारत सरकार के वर्ल्ड बैंक से या इंटरनेशनल एजेंसी से हो रखे हैं, उन समझौतों को यहां पर लाने की चेष्टा करेंगे। और इसीलिए 1 तारीख की बजट घोषणाओं का इंतजार किया गया, लास्ट टच देने के लिए और बातों के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के लगातार संपर्क में रहा गया। माना जा रहा है कि बजट लगभग फाइनल हो गया, जितनी प्रक्रिया मैं समझता हूं। आज रात को उस भाषण को अंतिम रूप तो दिया जा चुका है, लेकिन उसको प्रिंट भी कर लिया जाएगा। लेकिन 3-4 प्रश्न जिसके तरफ सरकार का ध्यान होगा, सबसे पहले तो आपने जो फरमाया कि माननीय मुख्यमंत्री के नाम से जो चिरंजीवी योजना थी, क्योंकि 2 इनके सामने बहुत बड़े इशू हैं और मुझे नहीं लगता कि इन पे कोई बात अभी की जाएगी। एक तो मुख्यमंत्री निशुल्क योजना मई में समाप्त होने जा रही है। दवा वाली इंश्योरेंस कंपनी से इनका एग्रीमेंट मई तक का है, तो और मई वो पीक टाइम होगा जब चुनाव होंगे। तो मेरा मानना है कि इनने इस पे कोई न कोई ब्रेनस्टॉर्मिंग किया होगा और केंद्र की योजना से जोड़ करके, क्योंकि इसमें करना जाना कुछ नहीं है, केवल इंश्योरेंस के प्रीमियम को इनको उस इंश्योरेंस कंपनी को देना है। रेट लगभग वही तय है जो आपने फरमाया कि शायद नाम चेंज हो सकता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी बात है, वो बात यह है कि जो केंद्र की योजना है उस योजना में कैटेगरी बनाई हुई है। तो ये किया जा सकता है कि कैटेगरी वहां बनी हुई है, उनको निःशुल्क है, बाकी जो है वो पहले की तरह 850 रुपए जमा करा दे या 900 रुपए जमा करा दे। एक बात। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि ये जब बजट लेकर के आएंगे तो मेरा मानना है कुछ घोषणाएं, जैसे साहब लोगों ने फरमाया, पेट्रोल डीजल के भाव कम किए जा सकते हैं, क्योंकि इनको एक्साइज में ही एक्साइज करके और इतना सा करना है कि ठीक है गवर्नमेंट इतना पैसा अपने पास ले रही कि बजाय इतना सही पैसा अपने पास मिले। तो वो ऐसी घोषणाएं जो चुनाव लड़ते समय जिन पे हमने प्रॉमिस किया था, उन घोषणाओं को इसमें शामिल किया जा सकता है, जिसका बहुत ज्यादा इम्पैक्ट, इकोनॉमिक इम्पैक्ट बजट पे नहीं पड़े। मेरा मानना है कि
एकदम जिस पे इम्पैक्ट पड़ेगा वो इसमें नहीं लिया जाएगा, लेकिन बिल्कुल ऐसा बजट पेश किया जाएगा जिससे लगे कि सरकार का जो रोड मैप है वो इस तरफ जा रहा है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, और वही सबसे बड़ी बात है, क्योंकि अंतरिम बजट के जरिए आपको एक दिशा देखने को मिलेगी कि सरकार किस रूट को पकड़ना चाहती है। चले, मैं राजीव जी के पास में जाना चाहूंगा। राजीव जी, ये तो तय है कि मोदी की गारंटियों की बात भी होगी, केंद्र ने जैसे बहुत ज्यादा अनाउंसमेंट्स नहीं किए, तो यहाँ भी उन सब चीजों से बचा भी जाएगा, लेकिन कहा भी जाएगा। इस तरह से देख सकते हैं इस बजट को? युगन जी, निश्चित रूप से, मतलब एक राजनीतिक सरकार है, तो और राजनीति में जाना है, 2 महीने बाद आपको चुनाव में जाना है, एक बहुत बड़े चुनाव में जाना है, जो कि भाजपा का एक बहुत बड़ा टारगेट भी है कि भाई मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना है। तो उस लिहाज से भी कुछ इस तरीके की घोषणाएं होंगी कि लोगों को कैसे आकर्षित किया जाए, कैसे उनको समझाए भाजपा की सरकार जो उन्होंने चुनी है कि वो वास्तव में उनके फायदेमंद है, क्योंकि राजनीतिक फायदा भी उठाना चाहेगी सरकार। तो निश्चित रूप से कुछ इस तरीके की घोषणाएं होंगी, जैसे शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और जो आधारभूत ढांचा है उसको कैसे मजबूती दी जाए, गांव-गांव में सड़कों का कैसे निर्माण हो, सिंचाई की कैसे सुविधा हो, किसान वर्ग को कैसे आकर्षित किया जाए। तो इन सब चीजों को लेके भी कहीं ना कहीं जो मेरा मानना है, सरकार का पूरा फोकस रहेगा। तो निश्चित रूप से सब चीजें लागू जुलाई में हो या कब हो, लेकिन एक जनता के दिमाग में ये चीज बैठाई जाएगी कि जो सरकार है उसका पूरा लक्ष्य ये है कि जनहित की योजनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे उनको मजबूती से धरातल पर उतारा जाए। तो उस हिसाब से भी अंतिम बजट में कुछ घोषणाएं डिप्टी सीएम जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो कर सकती हैं। तो निश्चित रूप से पार्टी का दबाव भी होगा, उनके विधायकों का भी, पार्टी संगठन से भी राय मशविरा हुआ होगा इन सब चीजों को लेके। ये तो है नहीं कि सरकारी अधिकारियों के भरोसे ही चीजें रखी गई होंगी, संगठन ने भी कोई राय दी होगी, और जो हमारे वित्त विभाग के अधिकारी हैं वो भी इतने काबिल हैं और योग्य हैं। मैं तो उनको मानता हूं कि वो सरकार का एक विजन, जो संकल्प पत्र है जिसको उन्होंने अपना कैबिनेट में भी पास कर लिया, उसके आधार पर भी चीजें सामने आएंगी। और पहला बजट है, तो पहले बजट में कहीं ना कहीं इस तरीके की कमी बेसी तो सरकार नहीं रखेगी कि लोग कहीं मतलब कहीं निराश हों, लोगों को निराशा का भाव वो ये सरकार नहीं देना चाहेगी। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि क्योंकि इस एनर्जी को पॉजिटिव बनाए रखना है, और 2 बातें होंगी इसमें कि एक तो सरकार का एहसास कराया जाएगा कि बदल गई है सरकार और अब उस दिशा में काम कर रही है। पेपर लीक से जुड़ी समस्या है, उन पे की बात की जा सकती है, लॉ एंड ऑर्डर को लेकर के बात की जा सकती है, वो थानों की चाहे संसाधनों की बात तो हो या फिर कुछ और हो, क्योंकि जिस तरह से बातें चल रही हैं, आपके महिलाओं से जुड़े कोई कुछ इश्यूज ऐसे आ सकते हैं, कुछ प्लानिंग की जा सकती है जिसका एक सीधा मैसेज जाएगा। किसानों का जैसे अनाउंसमेंट किया गया था कि किसान निधि को 12,000 किया जाएगा, उसको किया जा सकता है। तो यह डबल इंजन की सरकार, गारंटियों वाला अंतरिम बजट साफ दिखाई देगा। मैं श्याम जी का रुख करना चाहूंगा। श्याम जी, समय थोड़ा कम है, लेकिन आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा कि कुछ ऐसी चीजें की जा सकती हैं कि चुनावी भाषण के दरमियान, या फिर जैसे इन्होंने कहा कि किसान निधि को हम 12,000 रुपए कर देंगे, वहां इस पे फोकस किया जा सकता है। और जैसे मैं अभी राजीव जी से भी पूछ रहा था, व्यास साहब से भी पूछ रहा था कि बहुत ज्यादा घोषणाएं नहीं करेंगे, लेकिन इस प्लेटफॉर्म को छोड़ेंगे भी नहीं और एक एहसास भी कराएंगे कि सरकार ने कुछ दिया है आपको। देखिए, कुछ चीजें जो मुख्यमंत्री ने राज्यपाल अभिभाषण में कही थी, वो बातों को इम्प्लीमेंट दिखेगा। आप गेहूं की फसल पर आपको बोनस देना है, अब बोनस पूरा नहीं दे रहे तो कम देंगे। पहले बात हो रही थी ज्यादा की, अब कम देने की बात आई है, वो देकर दिखाएंगे। देखिए, हमारे यहाँ आज प्रधानमंत्री ने राज्यसभा में कहा था कि फ्रांस के मुख्य राष्ट्रपति को मैं जयपुर लेके गया था, तो निश्चित रूप से इस तरह से जब लेके गए थे तो हमारा टूरिज्म बढ़ेगा। निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी चीजें आएगी, देखिएगा कि जिस प्रकार से, और इसके अलावा देखिएगा जो हमारा बाजरा है उसको इंटरनेशनल स्तर पर आज भी प्रधानमंत्री ने उसको यूज किया, तो हम उसको प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाया जाए, किसानों के उत्पादित माल को कैसे इंटरनेशनल मार्केट में पहुंचाया जाए, इसकी रणनीति को लेकर निश्चित रूप से कोई ना कोई ऐसी बातें आएगी सामने, और वो उनका उसका दिखेगा आपको आगे आने वाले समय। क्योंकि हम ये नहीं करेंगे तो हमको चुनाव 25 की 25 सीटें जीतनी है, इसलिए उस पर फोकस रहेगा कि हम उसके ऐसा नहीं हो कि जो हमने कह दिया वो कर नहीं पा रहे। तो ये सब चीजें थोड़ा ये भी बात सही है कि बजट तो नहीं आएगा पूरा, लेकिन दिशा निर्देश ये आएंगे कि आने वाले समय में किस ओर जा रही है
ट्रैफिक व्यवस्था बिगड़ी हुई है उसको कैसे सुधारा जाए, ये कहाँ है? नया ट्रांसपोर्टेशन कैसे है? रेल मंत्री जी कह के गए थे कि हम देखिएगा मेट्रो नहीं लाएंगे तो हम दूसरी वाली रेल लाने वाले हैं, तो उस पर निश्चित रूप से कुछ ना कुछ, क्योंकि रेल मंत्री से भी मिले हैं आज और केंद्रीय मंत्रियों से मिलकर के क्या कुछ मिल सकता है और उसका अंश कैसे दिखे और ये डबल इंजन की सरकार का क्या प्रभाव है, ये कुछ तो दिखना चाहिए, नहीं तो फिर वो कहेंगे कि डबल इंजन का क्या होना है। तो इसलिए निश्चित तौर पर कुछ ना कुछ ऐसी चीज आएगी जिससे लगेगा कि कुछ होने वाला है। अब होगा कितना वो तो आएगा। बदलाव की बात देखी जाएगी कि बदलाव कैसे आ सकता है। यहाँ एक बात जरूर गौर करने वाली होगी कि यूसीसी का जिक्र भी बजट में आ सकता है, और हालांकि ये एक गवर्नमेंट कभी भी लेकर के आ सकती है, एक अध्यादेश भी लेकर आ सकती है, कमेटी बनाई जा सकती है, लेकिन कुछ ना कुछ कमेटी के रूप में जरूर जिक्र किया जा सकता है। पिछले कुछ दिनों से जैसे यूसीसी का जिक्र चल रहा है, स्कूल्स में स्टूडेंट्स को क्या दिया जा सकता है, यूनिफॉर्म का जिक्र है या दूसरी चीजें हैं, मिड डे मील रहा, इनका क्या जिक्र होगा। लेकिन ये बात सही कह रहे हैं कि टूरिज्म सेक्टर को बहुत अच्छे से कुछ सौगातें दी जा सकती है ताकि इसको प्रमोट किया जा सके। नरेंद्र मोदी फ्रांस के राष्ट्रपति के साथ जब राजस्थान जयपुर में आए थे, तो मुझे लगता है कुछ ऐसे अवसर हैं जिन्हें भुनाने की भरपूर कोशिश की जाएगी। और पहले बजट में जैसे 100 करोड़ रुपए छोटा मोटा राशि रखते थे, अब हो सकता है कि आने वाले दिनों के लिए एक नई तस्वीर दिखाई दे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया और खास खबर में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।